अब हम कश्मीर पर 370 पर बात नहीं कर रहे हैं, हालात को बेहतर बनाने के लिए जो भारत बदमाशी और गुंडागर्दी कर रहा है उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी है किसके फायदे के लिए? भारत तो इस तरह से दबाव डाल रहा है कि पाकिस्तान की मईशत ही बैठ जाए। कश्मीर का, मकबूजा जम्मू और कश्मीर का तो मामला तय हो चुका है। 70 बरस से भारत का वहां कंट्रोल है। पाकिस्तान ने बहुत जोर लगाया, भारत को कभी वहां से पाकिस्तान डिस्प्लेस नहीं कर सका। अब तो सिर्फ पाकिस्तान को इस हकीकत को तस्लीम करना है। हमारी बदकिस्मती ये हो गई है पाकिस्तान की कि भारत ने हमें ऐसा इस सारे मामले में घेरा है कि अब टॉक्स भी अगर करनी हो तो पाकिस्तान को कंसेशन के तौर पे दी जाती है। मोदी हारे हुए इलेक्शन जीतता रहा है कि आप देखिए कि एक दफा वो जो स्टेप उठा लेता है वो वापस नहीं लेता, कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए तैयार रहता है। उसकी आप देख लीजिए कि पॉलिटिकल विल उसके अंदर किस किस्म की है। पाकिस्तान के लोगों को यह लगता है कि उनको भारत ने एक तरह से राजनीतिक, कूटनैतिक और आर्थिक चक्रव्यूह में फंसा लिया है। सीमा पर युद्ध विराम दरअसल पाकिस्तान की मजबूरी थी, क्योंकि सीमा पर गोलीबारी से आने वाले खर्चे को तो भारत की अर्थव्यवस्था बर्दाश्त कर लेगी, पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी जर्जर है कि बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पाकिस्तान के इसी भय और चिंता के बीच उलझी परिचर्चा पाकिस्तान मीडिया से, आइए सुनते हैं। ट्रैक टू डिप्लोमेसी हमने शुरू कर दी। ना तो भारत ने 370 वापस लिया, ना वो डोमिसाइल जो बना रहे हैं, ना उन कवानीन में तब्दीली की गई किसी तरीके से, कोई कश्मीरियों को रिलीफ नहीं मिला। तो हमने ट्रैक टू डिप्लोमेसी शुरू कर दी। हम ट्रेड भी शुरू करने जा रहे हैं और एक जो LOC पर DGMOs की जो सीज फायर के हवाले से जो बात हुई है उसको हम बहुत बड़ी अचीवमेंट करार दे रहे हैं। और हमें मुझे ये बताइए कि अब हम कश्मीर पर 370 पर बात नहीं कर रहे हैं, हालात को बेहतर बनाने के लिए जो भारत बदमाशी और गुंडागर्दी कर रहा है उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी है किसके फायदे के लिए? हमारी बदकिस्मती ये हो गई है पाकिस्तान की कि भारत ने हमें ऐसा इस सारे मामले में घेरा है कि अब टॉक्स भी अगर करनी हो तो पाकिस्तान को कंसेशन के तौर पे दी जाती है। अगर ये सारे इकदाम अप फ्रंट करने के लिए तैयार है फिर तो मैं इस प्रोसेस के हक में हूं। ये होना चाहिए, बैक चैनल में ही रहना चाहिए। लेकिन अगर बात वहीं पे आके रुकनी है कि मुज़ाकरात होंगे, 8 सेगमेंट्स होंगे, कल्चर डिस्कस होगा, इकोनॉमी डिस्कस होगी और फिर कुछ थोड़े बहुत CBMs आ जाएंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई तवक्को न रखें आप भारत से। कश्मीर का तनाज़ा वैसे ही रहेगा, वहां वैसे ही रियासी दहशतगर्दी जारी रहेगी। एक काउंटर क्वेश्चन ये है कि हमारे सोर्सेज ये दावा करते हैं कि भारत ने ये हिंट किया, हमारे सोर्सेज, एक काउंटर क्वेश्चन है कि हमारे सोर्सेज ये दावा करते हैं कि भारत ने ये हिंट किया है कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो डेमोग्राफिक चेंज का उनका प्लान है उससे पीछे हट सकते हैं और जो यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया है जम्मू और कश्मीर को, उसे दोबारा एक रियासत का स्टेटस मिल सकता है। क्या ये कंसेशंस हो सकती हैं जिसके नतीजे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ये वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर हो सकती है जिसकी बात की जा रही है, एनेबलिंग एनवायरनमेंट की? बहुत ही सादा है तू और ज़माना है अय्यार, खुदा करे कि तुझे शहर की हवा न लगे। देखिए, जहां तक यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर का स्टेट का स्टेटस बहाल करने की बात है, वो तो भारत खुद कह रहा है कि हम करेंगे। जब 5 अगस्त का अगर आप डिसीजन पढ़ें और तकारीर आप सुनिए राजनाथ सिंह से लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी तक, वो तो ये प्रॉमिस तो उन्होंने खुद भी किया है कि हम वक्त आएगा जब इलेक्शंस होंगे तो हम ये स्टेटस बहाल कर देंगे। तो वो क्या आपको दे रहे हैं? इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दफा मुज़ाकरात का सिलसिला बहाल हो गया तो जो इक़दामात वो ले रहा है कश्मीर में उसको लेजिटिमेसी मिल जाएगी और वो चाहता है कि आप भी यही करें, आप भी आज़ाद जम्मू और कश्मीर में यही करें, आप भी गिलगित बल्तिस्तान में यही करें। तो वो सब काम आपसे चाहता है कि इस तरह ही और मुज़ाकरात चूंकि जब शुरू होंगे तो एक नॉर्मलसी का एलिमेंट बीच में आ जाता है और जब नॉर्मलसी का एलिमेंट बीच में आ जाता है तो फिर आप समझते हैं कि फिर वही स्टेटस को सबको तस्लीम होता चला जाता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि जो कदम भी आप उठाएं, मैं समझता हूं कि जो हमारे लोग हैं रियासत के मफाद में ही कदम उठा रहे होंगे, लेकिन एहतियात के साथ, कोई जल्दबाजी मत कीजिए प्लीज, एहतियात के साथ और अप फ्रंट भारत से कुछ आप लीजिए। तब मैं कहूंगा कि वाकई भारत सिंसियर है इस दफा कश्मीर के तनाज़े को हल करने के लिए। मोदी हारे हुए इलेक्शन जीतता रहा है कि आप देखिए कि एक दफा वो जो स्टेप उठा लेता है वो वापस नहीं लेता, कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए तैयार रहता है। उसमें मसलन सबसे आसान जो सूरत हाल थी जो हैंडल कर सकता था वो किसानों का इशू था।
वो जो कानून बनाया उसको वक्ती तौर पे पेंड कर देते या उससे कहते कि जी हम ये कानून लागू नहीं कर रहे, इस पे मजीद बात होगी कुछ भी, लेकिन उसने स्टेप वापस नहीं लिया। तो ये उसकी एक तो उसकी आप देख लीजिए कि पॉलिटिकल विल उसके अंदर किस किस्म की है। दूसरा उसकी पर्सनैलिटी जो है वो आरएसएस ने एक डेवलप की। अब ये कूलिंग डाउन पाकिस्तान के साथ करनी है जो उनको निस्बतन आसान नजर आती है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा कहता है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री जो आज एलाइज हैं जो उनको इंडिया को हर तरह के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं, ये ट्रैक 2 वाले किस्से में वो मुतहर्रिक हुए हैं, वो ज्यादा एक्टिव हैं कि किसी न किसी तरह इंडिया के ऊपर से ये एडिशनल बोझ हटाया जाए कि इनको लगा दिया जाए बातचीत में, और इस तरह भारत को एक साइड से फरागत हासिल हो और पूरी तरह तवज्जो दे सके चाइना की तरफ। असल चीज ये है कि जो आपके कोर इंटरेस्ट हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, क्या उन पे किसी पे आप कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं? ये वो सारी गेम है जो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तैयार है। अच्छा, मेरे साथ रहें जनरल एजाज ऐवान साहब। मैंने एक टुकड़ा भी सुनाया एहसन इकबाल साहब का, बहुत ही चुपचाप पॉइंटेड उनका क्वेश्चन है, और बुनियादी तौर पे जाहिर है पाकिस्तान की आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से के जहन में, खास करके PMLN जो मेन अपोजिशन पार्टी है, उनके जहनों में ये सवाल है कि नवाज शरीफ भी तो नरेंद्र मोदी से दोस्ती करना चाह रहे थे, वो भी तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में बेहतर ताल्लुकात हासिल करना चाह रहे थे, उसी के लिए वो सीक्रेट पार्लेस कर रहे थे, कभी जिंदाल से मिल रहे थे, कभी किसी और से मिल रहे थे। तो उस प्रोसेस में अगर वो खराब था, उस पर उनको तनकीद हुई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, मीडिया की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो अब जब इस्लामाबाद डायलॉग में कहा जा रहा है कि वी हैव टू बेरी द पास्ट और हमें कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर चाहिए, तो उस प्रोसेस में जो नवाज शरीफ कर रहे थे और ये प्रोसेस जो भी हमारे सामने है, इसमें क्या बुनियादी फर्क है? थैंक यू मोहित। देखिए, ट्रैक 2 हो या एक इनफॉर्मल चैनल हो या बैक चैनल हो, सेमी फॉर्मल या फॉर्मल बैक चैनल हो, ये हर हाल में जारी रहते हैं, इवन हालत जंग में भी जारी रहते हैं। और जब कारगिल में जंग हो रही थी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की फौजें डायरेक्टली एंगेज थीं और दोनों तरफ लाशें गिर रही थीं, उस वक्त भी बरजीश मिश्रा, राकेश मिश्रा और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ और वाजपेयी के दरमियान ये चैनल चल रहा था। हम देखें कि हमाद अजहर साहब ने जो ट्रेड की बात की, वो तो ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर मोईद यूसुफ की उस वक्त की थिंकिंग थी, उससे पाकिस्तान 180 डिग्री आगे आ गया है, बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन में चला गया है, और बगैर किसी सब्सटेंटिव चीज के पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी कंसेशन, एक बहुत बड़ी चीज को दरमियान में फेंकने की कोशिश की। आपको क्या समझ आ रही? जो मोईद यूसुफ साहब ने कहा उस वक्त, उसके तनाजुर में जो कुछ इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में हुआ फैसला और उसके बाद काबीना ने उसको जो है वो उस फैसले के उसको साइड पर कर बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हम जो है वो जब तक कश्मीर के मामले पर पेशरफ नहीं होती हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे। ये आपकी बात दुरुस्त है कि इन बयानात में तजाद है। सवाल ये कि तजाद क्यों आया, यानी अक्टूबर पिछले साल और अप्रैल या मार्च 2021 के दरमियान क्या कोई ऐसी चीज हुई जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान की पोजीशन में कुछ चेंज आया? मेरे ख्याल में जो मुझे समझ आ रही है कि वो हमारे एंड पे थोड़ी सी मिस हैंडलिंग हुई है। देखिए, कोई भी पाकिस्तानी, हम सब चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, पीस ढुलमुल हो गई है जब से पाकिस्तान आर्थिक बदहाली की ओर बढ़ने लगा है। और यह सही भी है कि जब दूसरे देश आपको कर्जा देंगे तो अपनी शर्तों को वे मनवाएंगे, आप स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं। आप जिससे भी कर्ज लेंगे उसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। आपको पाकिस्तान के इतिहास के कुछ तथ्यों को याद दिलाना चाहूँगा ताकि आप भी पाकिस्तान की ढुलमुल विदेश नीति की अपनी याददाश्त ताजी कर ले। शुरुआत रेमंड डेविस की 2011 की घटना से करते हैं। रेमंड डेविस एक अमेरिकी नागरिक था और पाकिस्तान में अपने प्रवास के दौरान उसने 2 पाकिस्तानियों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया, पर अमेरिका ने इतना दबाव बनाया कि पाकिस्तानी सेना ने उसको बाइज्जत अमेरिका पहुंचवाया, जबकि उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्राप्त नहीं थी। कहा जाता है कि यह एक CIA एजेंट था जो गुप्त रूप से पाकिस्तान में रह रहा था और CIA के लिए काम कर रहा था। आप लोगों को बताते चलें कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का तात्पर्य यह है कि किसी भी विदेशी देश के दूतावास में पदस्थापित कर्मचारी
अगर कोई अपराध करता है तो जिस देश में अपराध किया है वह देश उसको दंड नहीं देगा, बल्कि वियना कन्वेंशन के अनुसार अपराध करने वाले उस कर्मचारी को, जिस देश का वह कर्मचारी है, वह देश अपने कानून के अनुसार दंड देगा। लेकिन यहाँ रेमंड डेविस को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्राप्त नहीं थी, फिर भी पाकिस्तान में उसको दंड नहीं दिया गया और उसे अमेरिका बाइज्जत पहुंचाया गया। दूसरा मामला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मलेशिया 2019 के दौरे से संबंधित है। जब कश्मीर का विशेष दर्जा भारत ने समाप्त किया था, तब पाकिस्तान ने सऊदी अरबिया से यह अनुरोध किया था कि OIC की बैठक वह बुलाए, पर सऊदी अरबिया ने इसे बुलाने से इनकार कर दिया था। इस कारण पाकिस्तान सऊदी अरबिया से नाराज हो गया था और तुर्की मलेशिया के साथ मिलकर OIC के एक समानांतर एक मुस्लिम देशों के गुट बनाने की योजना बनाई थी। इसके लिए मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में पहली बैठक होने वाली थी, पर जब सऊदी अरबिया को यह पता चला तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को एक टेलीफोन कॉल सऊदी अरबिया से आया और परिणाम स्वरूप वे इमरान खान उस बैठक में नहीं गए। आप लोगों को यह बताते चलें कि OIC तात्पर्य ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन लगभग सभी 57 मुस्लिम देशों का एक संगठन है, जिसकी अध्यक्षता जिसके गठन के साल यानी 1970 से ही सऊदी अरेबिया के पास है। अभी हाल में ही जो पाकिस्तान भारत के साथ शांति की गुहार लगा रहा है, भारत के साथ सुलह समझौता करना चाहता है, जबकि पाकिस्तान ने ही कहा था कि जब तक भारत अपने 5 अगस्त 2019 के फैसले, जिसमें भारत ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा को समाप्त किया था, वह वापस नहीं लेता, तब तक भारत से कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन भारत ने तो अभी तक वह फैसला वापस नहीं लिया है। लेकिन पाकिस्तान इतना भारत से बातचीत करने के लिए क्यों उत्सुक है? कारण है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक टेलीफोन कॉल जो इमरान खान को आया और इमरान खान लेट गए। अभी जो हाल में ही पाकिस्तानी सरकार ने यह फैसला लिया था कि भारत से वह शुगर, कॉटन और गेहूं खरीदेगा, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही वह अपने फैसले को बदल दिए। यह पाकिस्तान की ढुलमुल नीति के कुछ उदाहरण है और आपको यह बताते चलें कि अगर ढुलमुल विदेश नीति होती है तो उस देश का विश्व रंगमंच पर प्रतिष्ठा घटती है और अपने देश के नागरिकों के नज़र में भी उसकी प्रतिष्ठा घटती है। अगर पाकिस्तान अपनी प्रतिष्ठा घटाने पर ही उतारू है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।